नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th एमपी बोर्ड अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें हमें इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन के जरिए हम लोग पूरा सीख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में पहले डाल चुका हूँ लगी और यहाँ पे इलस्ट्रेशन हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई सी भी बुक प्रेफर करते हैं तो अकाउंट्स आपको आराम से यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, साथ में उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख रहे हैं। तो आज हम जो है करने वाले हैं क्या है, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो अगर आप पिछले 5 से 6 साल का पेपर उठा के देखें तो हर साल आपको ये टॉपिक एग्जाम में मिलता है और वो भी 4 नंबर में। तो लास्ट ईयर इसकी जनरल एंट्री आई थी। जनरल एंट्री आपको रट्टा नहीं लगानी है। 11th क्लास में आपने अगर जो फंडा पढ़ा हुआ है जनरल एंट्री का कि एक लेजर से जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, नाम में लिखा है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब होता है फिर से कीमत निकालना। रीवैल्यूएशन, तो फिर से कीमत निकाली जाती है। तो फिर से कीमत क्यों निकाल रहे हैं? तो नया पार्टनर आया है, तो नया पार्टनर आया तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ती है? फिर से सारी वैल्यूज निकालना है। तो वैल्यूज किन की चेक करी जाएगी? तो दो चीजों की चेक करी जाती है, एसेट्स और लायबिलिटी की। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी की। तो फॉर्मेट कैसे बनता है वो आपको मैं बता देता हूँ, साथ में इसमें क्या क्या एंट्रीज करना होती है तो कुछ एंट्री आपको बता देते हैं, तो सारे डाउट आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कठिन सा टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। तो समझ जाओगे तो काम हो गया, नहीं समझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसमें ये आपका फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, कैसा अकाउंट है भाई? नॉमिनल। इसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसका? एसेट्स और लायबिलिटी का, इसी वजह से इसका नाम एक और क्या बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हेडिंग डालना है सबसे ऊपर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी ईयर के लिए अकाउंट बनाया जा रहा है उसका आपको ऊपर लिखना होगा। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो पॉइंटर बहुत ही खतरनाक हो गया। और क्या नाम है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आता ही क्यों है, इसका कारण है। तो ये आपके दो चैप्टर में, अभी चैप्टर 2 में भी है और चैप्टर 3 में भी है, और दोनों के दोनों सेम टॉपिक है। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है ना भाई, अकाउंट जो बनेगा वही वैसे ही है, तो इसलिए पेपर में आता ही है। तो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो, जब भी वैल्यूएशन करा जाएगा तो वैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी का होता है ना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो दो ही फंडे हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। या तो एसेट्स की कीमत बढ़ेगी या एसेट्स की कीमत कम होगी। वही लायबिलिटीज या तो बढ़ेंगी या लायबिलिटीज क्या होंगी भाई? कम होंगी। यही होगा। तो बस आपको देखना ये कि इनमें से प्रॉफिट कौन सा है, और उस प्रॉफिट वाले को कहां लिख देंगे? क्रेडिट साइड। क्योंकि ये नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल होता है, डेबिट में आपके लॉसेस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट में आपके गेन आते हैं, प्रॉफिट आता है। तो हम क्रेडिट में जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो लिखेंगे। तो इसमें से प्रॉफिट कौन कौन सा है? तो अगर मेरे किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीज इन एसेट्स आपका इस तरफ लिखा जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स। भाई, इंक्रीज इन एसेट्स से कहने का मतलब एसेट्स का नाम लिखना होगा जो भी आपका एसेट रहने वाला है। ठीक है, वही बात करें एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, भाई बिल्डिंग की कीमत कम हो गई तो लॉस ही है ना। तो इसलिए लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स। कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक, वही बात करते हैं दूसरा आपका लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज की कीमत बढ़ना हमारे लिए नुकसान है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो इधर लिखेंगे। क्योंकि आपका मान लो किसी पे कर्जा वगैरह बढ़ गया, लायबिलिटी ऐसे समझ लो, है ना। लोन बढ़ गया तो लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर को और पैसा देना है तो आपका लायबिलिटी बढ़ गई। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो कौन सा साइड लिखा जाएगी? डेबिट साइड। वही बात करें डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन लायबिलिटी। इनके अलावा दो तीन चीजें हो सकती हैं, जिसमें से एक आप मान लेते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो फायदा ही है ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपका है तो कहां लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आपका क्रेडिट साइड। वही बात करें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हाँ तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपका है तो वो कहाँ जाएगा भाई? डेबिट साइड। ठीक है, इन सब को लिखने के बाद या तो आपको टोटल करना है, तो टोटल करने पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट है तो इस तरफ आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू नाम से लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा उसे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले इसको बनाना है। वही बात करें अगर लॉस है तो इधर लिखा जाएगा लॉस ट्रांसफर टू
और ये भी किसको ट्रांसफर कर जाएगा, सारे पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको भी ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी इकाई की अकाउंट की। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे भाई, तो रट्टा नहीं लगाना है, अकाउंट तो समझ में अगर आ गया तो अकाउंट बनाने की पहले प्रैक्टिस करो, फिर जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, मान लो इंक्रीज हुए एसेट्स की वैल्यू, चलो पहले डिक्रीज देखते हैं। तो ये साइड कौन सा मेरा डेबिट साइड, ये साइड मेरा कौन सा है क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन ये सब 2 करके लिखाती है, आपको पता ही होगा है ना, ये सब में क्या लिखा था 2 और इधर सब में क्या लिखा था बाई। तो मैं अगर जर्नल एंट्री जैसे लास्ट ईयर आई थी तो यहाँ पे 8 एंट्री दिख रही मुझे, 1 2 3 4, 4 क्रेडिट में, 4 डेबिट में, 4 क्रेडिट में, तो टोटल कितनी एंट्री बननी है, 8 एंट्री बननी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एक साइड एक अकाउंट आपका नाम आएगा रिवैल्यूएशन, दूसरा अकाउंट आपका इनका नाम आना है। तो जैसे कि ये डेबिट साइड है तो 2 करके लिखा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन को मैं डेबिट में लिखूंगा और कुछ नहीं। तो रिवैल्यूएशन को कहाँ लिखना है मुझे, डेबिट में, तो 2 करके लिख देंगे, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप लोग फॉर्मेट बना लेना। टू डिक्रीज इन, टू ये ऐसा कैसे, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, तो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, वही बात करें हम उसके बाद दूसरी 2 करके और क्या लिख सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे। वही बात करें हम क्रेडिट साइड की एंट्री कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको इस रिवैल्यूएशन को कहां लिखना होगा भाई, क्रेडिट में, तो इंक्रीज इन एसेट्स की एंट्री बनेगी इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, कहां करें भाई, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये क्रेडिट है ना, तो रिवैल्यूएशन कहां चल जाएगा भाई, क्रेडिट में चल जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, ये डेबिट वाले जनरल एंट्री में क्रेडिट में लिख देंगे और क्रेडिट वाले जनरल एंट्री में डेबिट में लिख देंगे, बस हो गया। फिर से डेबिट वाले जनरल एंट्री में क्रेडिट में, उल्टा। वहीं ये क्रेडिट वाले जो है इनको क्रेडिट में ये चारों हैं, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लॉस, तो जनरल एंट्री में इनको कहां लिख दिया जाएगा, डेबिट में, बस हो गया और कुछ नहीं। अपोजिट वाला जो दूसरा वाला अकाउंट है वो कौन सा रहने वाला है, रिवैल्यूएशन रहने वाला। तो ये आप अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस के लिए तो लॉस में पार्टनर का नाम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो ये आपकी एंट्री बन जाएंगी भाई इस तरह से। और जनरल एंट्री आपको रट्टा नहीं लगाना है। तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन दे दिया पहला से ही, तो इजी वाला देख लें। पहले अकाउंट बनाना हो जिसमें, अच्छा है ही नहीं, दोनों है। अच्छा, एग्जाम में आपको जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 15th है, तो 15th वाला करके देखते हैं जरा, तब आपको अच्छे समझ में जाएगा। और क्या क्या बनाना है वो सुनेंगे। तो एक्स वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो पहले प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते थे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 स्टूड्स, तो ये बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट क्यों गिवन है, तो अभी बताया था एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए, तो एसेट्स भी दिए हैं, लायबिलिटी भी दी हुई है, तो वो कहाँ मिलती है, बैलेंस शीट में। फिर पार्टनर डिसाइड दैट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे कुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000, तो स्टॉक की कीमत ऐसा, अब यहाँ से आपको नई कीमतें दी हुई हैं। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद आपको नई कीमतें दी हैं। तो देखो नई कीमतें दी हैं, तो पुरानी कीमतें कहाँ लिखी, ये बैलेंस शीट में लिखी हुई है ऊपर। तो नई कीमत को पुरानी कीमत से कंपेयर करना है और तब पता चलेगा वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि स्टॉक की वैल्यू ये कह रहे हैं भैया कि स्टॉक की कीमत होगी 1,10,000, तो स्टॉक की कीमत थी पहले 1,20,000, तो आप खुद देखो 10,000 कम हुई है। क्या हुई है, 1,20,000 से 1,10,000, मतलब 10,000 क्या हुई है, कम हुई है। तो पहले आपको मिल गया। चलो क्या करना, जनरल करना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्री करना है तो जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो एक एंट्री तो होगी स्टॉक की स्टॉक मतलब स्टॉक की है ना। फिर दूसरा दिया मशीन भी डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब भी क्या होता है भाई, कम होना होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेट ऑन डेटर, तो प्रोविजन बना रहे हैं तो ये भी इंक्रीज इन लायबिलिटी है। बिल्डिंग भी एप्रिशिएट, तो केवल एक बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है 20%, बिल्डिंग की कीमत क्या हुई है, 20% इंक्रीज हुई है। चलो, तो 4 चीजें हैं आपके पास, कौन कौन सी है, स्टॉक है, मशीन है और प्रोविजन बना रहे हैं इसका, और एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है, बाकी इन तीनों की कीमत क्या हुई है भाई, ये आपका डिक्रीज इन एसेट्स है, डेटर है ना, नहीं इसका तो प्रोविजन बनाना है, हाँ इंक्रीज इन लायबिलिटी।
ओके, तो स्टॉक की कीमत कम हुई है, मशीन की कीमत में भी डेप्रिसिएशन 10%, तो 1,59,000 है, इसका 10% कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 15,900। ओके, 15,900। तो मैं अगर देखूं अपने कॉन्सेप्ट्स पे जाओ तो डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखते हैं तो जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा? अभी बताया था क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा जनरल एंट्री में? क्रेडिट साइड, है ना? तो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? तो ये लिखी हुई है सामने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैं अब कंपाउंड एंट्री कर दूं, चलो आपको समझाने के लिए कंपाउंड एंट्री टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन है तो मशीन की भी कीमत कम हुई तो इसलिए टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी था, मशीन था। और साथ में बोला है लाइबिलिटी भी क्या हुई है आपकी? इंक्रीज हुई है, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं 5% ऑफ डेटर, डेटर का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी टू मेड ऑन 5% ऑन डेटर। तो डेटर है आपका 44,000, 44,000 का 5% निकालो, 44,000 का 5%, तो 20 से 20 कैंसिल, 0, 4 5 20 का 0 कैरी आया 2, 4 5 20 और 2 2200। तो यहां लिख देंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट। तो ये क्रेडिट में क्यों आ गया ये तो समझ ही गए होंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया था भाई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट दोनों कौन से साइड है? डेबिट साइड। तो ये अकाउंट में डेबिट साइड लिखाते हैं तो आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट में चल जाएंगे और कुछ नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो ये आपकी एंट्री हो गई। 2200 आपका बेड डेट्स आया, तो मैं लिख देता हूं 2200। मशीन की कीमत थी 15,900, स्टॉक की कीमत कम हुई थी 10,000। तीनों को मिला दिया अगर तो कितना हो जाता है भाई? 10 15 25, 25 और 2 27,000, 27,900 और 28,100। तो ये आपकी पहली जनरल एंट्री बन जाती है। नरेशन में क्या लिख देंगे? तो बीइंग वैल्यू ऑफ मशीन एंड स्टॉक डिक्रीजेस एंड प्रोविजन क्रिएटेड, है ना? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या था आपका? एक बचा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बचा है तो बिल्डिंग की कीमत क्या हुई है भाई? बिल्डिंग की कीमत इंक्रीज हुई 20%। तो 57,000 है, 57,000 का 20% निकालोगे तो निकालने के देखते हैं जरा। 20%, 20%, तो 20 अपन परसेंटेज का डिवाइड बाय 100, 20 से 20 डिवाइड 0, 7 2 14 और कैरी आया 1, 5 2 10 और 1 11, 1140 आ रहा है भाई बस। तो देखो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स कौन सा साइड था? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड है तो जनरल एंट्री में कहां चले जाएगा? डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिख देंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो दूसरा वाला अकाउंट हमेशा रिवैल्यूएशन ही रहना है। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है? तो क्लियर दिख रहा लॉस है। कैसे लॉस है भाई? तो लॉस ये आपको ये दिख रहा है कि आपका इंक्रीज इन एसेट्स केवल कितना आया? 1140 आया, और ये आपका पूरा मिला के कितना आया? 28,100, है कि नहीं? ये कुछ गड़बड़ है क्या? 5700 या 57,000 था भाई? 57,000 था ना, तो एक जीरो बढ़ा लो और कुछ नहीं, तो 11,000 आ जाएगा। एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, 11,400 हो जाएगा, है ना? तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 1,000 का एक जीरो छोड़ दिया, तो ये 11,400। तो अब ये देखो आप 28,100 आपका पैसा आया और गया कितना आपके पास से? तो आपके पास से गया है 28,100 माइनस, क्या करना? माइनस 11,400, तो आता 16,700। 16,700 आपका क्या है भाई? लॉस है। हाँ लॉस है ना? तो 16,700 आपका क्या है? लॉस है। अब इस लॉस को ट्रांसफर करना होगा किनको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर कौन कौन है भाई? तो पार्टनर है एक्स और वाई। तो पहले अपन चेक कर लें जरा अपना आंसर सब कुछ सही है। हाँ सही है भाई, ठीक है। तो लॉस ट्रांसफर्ड एक्स और यहाँ एक और कौन है? वाई। तो 16,700 को दो लोग को बांटना है मैंने, और रेशियो जो है आपका क्या रहने वाला है? तो न्यू रेशियो 4:3 रहने वाला है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे न्यू रेशियो में, तो पहले कैसे बांटते थे? इक्वली।
तो इक्वली है, तो देखो रिवैल्यूएशन कब हो रहा है, तो एसेट्स पुराने हैं ना, एसेट्स कौन से पुराने, लाइबिलिटी भी कौन सी पुरानी, तो ओल्ड रेशियो का यूज करना है और कुछ नहीं। किसका यूज करना है, ओल्ड रेशियो का। तो पहले पार्टनर थे इक्वली, कैसे पार्टनर थे, इक्वली, तो आपको जस्ट इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कुछ भी नहीं। तो ये आपका कितना आ गया 16,700 डिवाइड बाई 2, 16,700 डिवाइड बाई 2, तो हर एक पार्टनर को 8350 मिल जाएगा, तो 8350। तो ये मैंने आपको अकाउंट में लिख के दिखा दिया। एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री करना भी सिखाया था। ये क्रेडिट साइड लिखा है, तो इसको कहाँ लिख देना है, डेबिट में बस। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपोजिट वाला अकाउंट होता है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। तो 8350 और टोटल लॉस आया था 16,700। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई। मैं आपको आंसर चेक करवा देता हूं एक बार बुक में। तो ये अपना पहला 28,100 है ना, इनने भी कंपाउंड एंट्री करी है, कुछ नहीं। तो बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस एंड प्रोविजन क्रिएटेड लिख लेना आगे, प्रोविजन क्रिएटेड है ना। फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक और एंट्री दी है, तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स कैसे एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टमेंट की एंट्री आपको रिजर्व्स की दी हुई है 36,000 के हिसाब से। तो 36,000 को पहले जो है इक्वली बांटते थे लोग, इक्वली बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 36,000 को पहले कैसे बांट रहे थे, इक्वली, इक्वली मतलब कि डिवाइड बाई 2। तो ये आपका होता है 2 1 2, 2 8 16, 18,000। अभी इसको बांट रहे हैं लोग 4:3 में। कैसे बांट रहे हैं, 4:3 में। तो एक रखेगा 4/7 और एक रखेगा 4:3 ना, हाँ 7। एक रखेगा 4/7, एक रखेगा 3/7। ठीक है, तो मैं आपको डिवाइड बाय 36,000 डिवाइड बाय 7, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करें अगर, तो आप देख लो 20,571 पॉइंट कितना था भाई, 42। तो पॉइंट के बाद अगर 5 से कम नंबर है तो आप लिख सकते हैं, वो तो लिख के छोड़ दो। और इसको मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करें, 5142, तो फिर से लिख लेते हैं भाई 36,000 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है 15,000। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे 428, तो पहले इसको 18,000 मिलते थे दोनों को, है ना। अभी किसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो एक्स को ज्यादा मिल रहा है, और वाई को क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वाई को कम करना है अगर, तो भाई सीधी सी बात है, वाई अपने पास से पैसे निकाल के किसको दे देगा, एक्स को दे देगा। कितने दे देगा, तो आपको कुछ नहीं, इसमें से 18,000 माइनस कर देना, माइनस 18,000, तो आ जाएगा, क्या कर दिया, तो 20571 माइनस 18,000, तो आप देखोगे 2571 आता है। तो 2571 एक्स को मिल जाएगा और वाई को क्या हो जाएगा, वाई के पास से चले जाएगा। ठीक है, तो दोनों को पहले क्या रहा, वही 36,000 को पहले इक्वली बांट रहे थे, अब कैसे बांट रहे हैं, आपका रेशियो में। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका और है, आप निकाल लो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। क्या निकालो, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, और उसके हिसाब से जनरल रिजर्व्स को बांट दो, और कुछ नहीं। तो सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो से बांटोगे तो भी आपका यही आने वाला है, और एक तरीका ये वाला है। तो दोनों तरीके से आप जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हो, क्योंकि आपको करना जनरल एंट्री है। तो मुझे थोड़ा सा ये सिंपल लगता है कि पहले ऐसे बांट रहे थे, अब ऐसे बांट रहे हैं, तो अमाउंट चेक कर लिया। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2571 आया था, तो बुक में आंसर कितना था, बुक में भी इतना ही था, 2571। ठीक है, ओ हाँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, 2571,
अच्छा, बुक में कैसे करा है तो वो आप देख लो नीचे। तो इन लोगों ने रेशियो निकाला है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के भी करोगे तो भी इतनी आएगा। तो 36,000 का 1/14 तो 2571 आया, और हमने अमाउंट के हिसाब से निकाल के देखा तो भी इतनी आया। तो एक कहानी तो ये हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन में दिया था कैपिटल अकाउंट बनाओ ऑफ पार्टनर एंड द रिवाइज बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट आपको सीखना है, एग्जाम में नहीं आती, एमपी बोर्ड में अभी तक तो नहीं है भाई, है ना, बहुत टाइम हो गया, मैंने कब से नहीं देखी, 2012 के टाइम से नहीं है ये शायद। तो बैलेंस शीट तो नहीं आती है, आपको सीख लेना अगर करना है तो, और कुछ नहीं। और बैलेंस शीट में कोई बड़ा तामझाम है नहीं, केवल जो वैल्यू में चेंज हुआ है ना वो वैल्यू चेंज करके बेसिक बीसी बना देते हैं, जैसे क्वेश्चन में दी थी, देख लो आप। तो बैलेंस शीट तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ पहले, फिर हम अकाउंट की बात करेंगे। तो कैश अकाउंट 50,000 था, कैश में कोई चेंज है क्या? नहीं है, तो कैश अकाउंट 50,000 वैसा का वैसे। सन्डी डेटर 44,000 था, पर प्रोविजन क्रिएट करा तो प्रोविजन को लेस करते हैं, तो 2200 आपका क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हो गया। स्टॉक की कीमत 10,000 कम हुई थी, तो 1,20,000 से, पहले देखो 1,20,000 थी, 20,000 से कितनी कम कर दी, 10,000 कम कर दी। मशीन की कीमत में भी 15,900 का कम हुआ था, तो 15,900 को माइनस करके लिखा है और कुछ नहीं, तो ये आया 1,43,100। बिल्डिंग की कीमत बढ़ी थी, तो जो नई कीमत आई थी वो लिखी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू में चेंज होता है ना वो लिख देते हैं, और कुछ नहीं। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, वैसा का वैसे ये। रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद करें हम लोग काय की कैपिटल की बात, तो कैपिटल आपको यहाँ पे नया निकालना पड़ेगा। तो नया कैपिटल आपका कहाँ लिखा है, ये लिखा है इधर। तो नया कैपिटल कैसे बनाएंगे तो वो भी देख लो, जरा सा तो है ही। तो आपको मैंने एक दूसरा तरीका बता दिया, बुक में तो दिया ही था आपका, सेक्रीफाइस गेनिंग। ओ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, कितने लोग हैं, 2 पार्टनर हैं एक पर्टिकुलर का, तो 6 कॉलम हो गए। चलो देखो, तो हेडिंग डालना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें हर वो चीज लिखना है जो पार्टनर का प्रॉफिट है तो वो कहाँ लिखा था, आपका डेबिट साइड, तो लॉस है तो कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं बैलेंस शीट बना के नहीं दिखा रहा हूं, केवल पार्टनर्स कैपिटल बना दे रहा हूं, वही काफी है, क्योंकि तो पर्टिकुलर एक्स और वाई, पर्टिकुलर एक्स और वाई, ठीक है। एंट्री में बैलेंस बीडी लिखा जाता है सबसे पहले। बैलेंस बीडी से कहने का मतलब होता है पार्टनर्स का पहले से क्या पैसा है, तो है क्या, हाँ है। कितना है, बैलेंस शीट में दिया होगा ना वो तो बैलेंस शीट में आपका दिया है 2,40,000, 1,20,000, ठीक है। तो 240 120 240 और 1,20,000। फिर पार्टनर को क्या मिल रहा है, तो लॉस मिल रहा है, एक तो रिवैल्यूएशन से, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना कितना था दोनों को, तो 8350 8350। तो ये दो एंट्री कर ली हमने। तो डेबिट है तो डेबिट साइड लिख दिया, और एक्स का डेबिट साइड और वाई का क्रेडिट साइड। तो देखो वाई को कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो वाई के पास से पैसा जा रहा है, वाई के पास से पैसा जा रहा है ना, किसको जा रहा है, तो ये हो गया। देखो जो जहां लिखा रहता है ना वही लिखना। ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। तो एक्स के डेबिट में लिख देंगे 2571 और वाई के क्रेडिट में लिख देंगे। तो जब किसी के कॉलम में नाम लिखा जाता है, अमाउंट लिख रहे हैं, तो उसके अपोजिट वाले पार्टनर का क्या आएगा, नाम आएगा। तो नाम किसका आएगा यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट। और एक्स के में कितना नाम आएगा, तो 2y, तो ये 2 करके 2 बाय 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 2y कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक्स, ये कभी 2 बाय लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता है एग्जाम में, ठीक है। पर लिख कर आओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। डेबिट और ये क्या है, क्रेडिट। तो ये आपकी पूरी एंट्रीज हो गई। इसके बाद आपको बैलेंस शीट निकालना है। बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं तो वो आपको आता ही होगा। तो टोटल करना है दोनों साइड का, बैलेंस शीट दोनों साइड बच रहा है इसमें।
नहीं, इधर ही आएगा। तो इधर का अमाउंट है 2,40,000, इसको प्लस कर दिया तो 2,25,571, 1,00,000, अच्छा 1,00,000, 2,00,000 नहीं, 1,22,571। इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा तो आप इसमें देख सकते हो। कहाँ है अपना, हाँ ठीक है, ये रहा भाई। तो 2,40,000 में से आपको ये 8,350 और 2,571 को माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस शीट आपका वो 2,29,079 है आपका, है ना, 79। और 1,22,571 मतलब 1,22,571 में से 8,350 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 1,14,221। तो बस इतनी सी बात थी। और ये दो आपके, एक अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का इसी का दिया, तो बैलेंस शीट आपको करने की जरूरत नहीं है अभी। अब उसमें क्या दिया है तो वो वाला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, और ये वाला वैसे आप करके चलो मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 16th वाला वीडियो, 16th क्वेश्चन, और साथ में हम लोग नया रेशियो सीखेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखेंगे, ठीक है, एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो बस इतनी सी बात थी आज के लिए, और बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कोई जल्दी पढ़ना चाहता है, पहले ही पढ़ना चाहता है, तो मैंने आपको बता रखा है, एप्लीकेशन आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस पर पढ़ सकते हो, वहाँ सिलेबस पूरा हो चुका है। उसके अलावा आप लोग, मैं यूट्यूब पे भी पूरा करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का कि आपने वही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यहाँ भी वही पढ़ रहे हैं, है ना, ये पढ़ रहे हैं। फिर आप लोग का वीडियो के लाइव वीडियो कब अब आने वाला है, तो हफ्ते में 3 दिन मिलेगा आपको, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन। तो MWF में आएगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो अभी जब तक सिलेबस नहीं हो जाता तब तक तो ये 3 दिन में होता रहेगा, वरना जल्दी भी और जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को इसलिए कहा मैंने, क्या कर लो, लाइक कर लो और प्ले लिस्ट को सेव कर लो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।